जय हिंद बच्चों, मैं दीपाली हसनाले मेरे यूट्यूब चैनल डीप रिसर्च स्टडी हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी लंबे समय से आप लोगों के लिए एक भी नया वीडियो अपलोड नहीं किया है, लेकिन अब से आगे से मैं ये ध्यान रखूँगी कि आपको समय समय पर मेरे नए वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए बच्चों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज हम समझेंगे लिपि और लिप्यंतरण को, अर्थात स्क्रिप्ट एंड ट्रांसलिटरेशन को। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे स्क्रिप्ट को, अर्थात लिपि को। देखिए, लिपि को अंग्रेजी में स्क्रिप्ट कहेंगे। लिपि का अर्थ है लीपना, या फिर हम बोल सकते हैं पोतना, या फिर हम बोल सकते हैं लिखना, या फिर हम बोल सकते हैं लेखन प्रणाली। ठीक है, लेखन प्रणाली मतलब लिखने का ढंग या फिर लिखने का पैटर्न। ठीक है, कि हम उसे किस पद्धति में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात विचारों को लिखना या लीपना ही लिपि कहलाता है। ठीक है, इसको हम और सिंपल शब्दों में समझते हैं। बच्चों देखिए, हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं उन सभी विचारों को हम किसी पेज पर किस तरीके से लिखते हैं, अर्थात किस पैटर्न में लिखते हैं। ठीक है, उस लिखने के पैटर्न को ही, अर्थात लीपने को ही हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी को हम एक और तरह से समझ लेते हैं। देखिए, मौखिक या उच्चारित भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह अर्थात वर्ण बनाए गए। वर्णों की इस पूरी व्यवस्था को ही लिपि कहा जाता है। देखिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौखिक या फिर उच्चारित भाषा को, अर्थात हमारे मुख से बोले जाने वाली जितनी भी बातें हैं, जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उन सभी को परमानेंट रूप देने के लिए भाषा को लिखने का तरीका विकसित किया गया। ठीक है, अर्थात जितनी भी उच्चारित ध्वनियाँ हैं उन सभी के लिए कोई ना कोई चिन्ह बनाए गए जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्णों की इसी पूरी श्रृंखला को, या फिर हम बोल सकते हैं पूरी व्यवस्था को, हम लिपि कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वास्तव में लिपि उच्चारित ध्वनियों को लिख कर व्यक्त करने का ढंग है। ठीक है बच्चों, मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है कि वास्तव में लिपि क्या होती है। लिपि उच्चारित ध्वनियों को, अर्थात हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज़ों को हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ये बताने का एक तरीका है। ठीक है, ढंग है, मतलब लिखने के पैटर्न को ही हम क्या कहेंगे, लिपि कहेंगे। ठीक है, इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 उदाहरण देकर रखे हैं। पहला उदाहरण है, मेरा नाम दीपाली है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने बताया है कि इस वाक्य की भाषा क्या है। इस वाक्य की भाषा है हिंदी भाषा। ठीक है, और लिपि क्या है, तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, अर्थात ये जो सेंटेंस है इसकी भाषा है हिंदी भाषा और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, ये लिखने का जो पैटर्न है, इस पैटर्न को क्या नाम दिया गया है, देवनागरी। ठीक, सेकंड एग्जाम्पल है, माय नेम इज़ दीपाली। मतलब सेंटेंस जो है वो ऊपर वाला ही है, लेकिन मैंने क्या कर दिया है, इसको ट्रांसलेट कर दिया है, अर्थात इसका अनुवाद कर दिया है। ठीक, और मैंने क्या लिखा है, माय नेम इज़ दीपाली। अब ये जो सेंटेंस है इसकी भाषा क्या है, अंग्रेज़ी भाषा है। ठीक है, और लिपि क्या है, रोमन लिपि है। मतलब कि इसे आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, देवनागरी लिपि को हम ऊपर की तरफ से टच करके लिखते हैं। ठीक है, और खड़ा खड़ा लिखते हैं, लेकिन रोमन लिपि में हम क्या करते हैं, नीचे से हम इसे टच करते हैं। ठीक है, और हमारे लेटर्स जो होते हैं थोड़े से राउंड राउंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिखने का पैटर्न है। ठीक है, इस लिखने के पैटर्न को ही हम लिपि कहते हैं। ठीक है, अर्थात हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने का तरीका ही क्या कहलाता है बच्चों, लिपि कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात
अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे समझेंगे लिप्यंतरण। लिप्यंतरण का मतलब होता है ट्रांसलिटरेशन। ठीक है, किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से किसी दूसरी लिपि में इस तरह से लिखना कि उस भाषा का वास्तविक अनुवाद न हुआ हो, लिप्यंतरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अर्थात इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 2 उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है। पहला उदाहरण है अंग्रेज़ी भाषा में। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक वाक्य लिखा है, माई नेम इज़ दीपाली। ठीक है बच्चों, इसकी लिपि है रोमन लिपि। ठीक है, मतलब ये जो लिखने का पैटर्न है, इस पैटर्न को हम क्या कहेंगे, रोमन। ठीक है, फिर इसी सेंटेंस को मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है, मतलब मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेंटेंस तो अंग्रेज़ी का ही है, लेकिन मैंने पैटर्न लिखने का चेंज कर दिया है। जैसे माई को मैंने माई लिखा है, नेम को मैंने इस तरह से नेम लिखा है, इज़ को मैंने इस तरह से इज़ लिखा है, दीपाली को मैंने इस तरह से दीपाली लिखा है। ठीक है बच्चों, मतलब कि मैंने यहाँ पर अनुवाद नहीं किया है। मैंने ये नहीं लिखा है कि मेरा नाम दीपाली है। मैंने यहाँ पर क्या करा है, सिर्फ और सिर्फ मैंने लिखने का पैटर्न चेंज किया है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल मैंने हिंदी भाषा का लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है, मैं एक अध्यापिका हूँ। ठीक है बच्चों, ये मैंने देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक, अब इसी सेंटेंस को मैंने रोमन लिपि में इस तरह से लिखा है। देखिए, मैं को मैंने इस तरह से मैं लिखा है, एक को मैंने इस तरह से एक लिखा है, अध्यापिका को मैंने इस तरह से अध्यापिका लिखा है, और हूँ को मैंने इस तरह से हूँ लिखा है। मतलब कि भाषा तो हिंदी ही है, लेकिन मैंने इसके लिखने का पैटर्न जो है, अर्थात लिखने का तरीका, ये मैंने चेंज कर दिया है। अर्थात मैंने एक लिपि को दूसरी लिपि में बदल दिया है। इसी को ही हम लिप्यंतरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थात अब हम इसे परिभाषा को आसानी से समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि से, ठीक है, उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में इस तरह से लिख देना कि उस भाषा का वास्तविक अनुवाद न हुआ हो। ठीक है, वास्तविक अनुवाद न हुआ हो मतलब कि हमने इसका अर्थ नहीं बताया है। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ लिखने का पैटर्न चेंज किया है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहेंगे, लिप्यंतरण कहेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अनुवाद क्या होता है। मैं एक और बार आपको बता रही हूँ कि अनुवाद क्या होता है। अनुवाद का मतलब होता है जब हम किसी एक भाषा के वाक्यों को किसी दूसरी भाषा में बदल देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अनुवाद कहेंगे। ठीक है बच्चों, और लिपि क्या होती है, तो लिखने का पैटर्न होता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने एक वाक्य लिया, उसका अनुवाद कर दिया। मैं चाहती तो यहाँ पे दूसरा वाक्य भी ले सकती थी। ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको समझाने के लिए यहाँ पर सेम सेंटेंस लिया है। तो मैंने यहाँ पर ये केवल इन दोनों सेंटेंस की बात करें हम, तो इन दोनों सेंटेंस की लिपि अलग अलग है। ठीक है, इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको लिपि समझाने की कोशिश की है, और साथ ही साथ मैंने आपको अनुवाद भी समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मेरा नाम दीपाली है, माई नेम इज़ दीपाली, मतलब कि यहाँ पे भाषा हिंदी भाषा है, यहाँ पर भाषा अंग्रेज़ी भाषा है। ठीक है, इनकी लिपि क्या होगी, मतलब लिखने का पैटर्न क्या होगा। इस वाले वाक्य का लिखने का पैटर्न अर्थात लिखने का ढंग होगा देवनागरी, और इस वाले सेंटेंस का लिखने का पैटर्न होगा रोमन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ को आपको लिपि अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपको अनुवाद मतलब कि ट्रांसलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके बाद आपको लिप्यंतरण अर्थात ट्रांसलिटरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे है आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान दीजिए। जहाँ एक और किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। ठीक है बच्चों, मतलब कि यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान दीजिए। जहाँ एक और किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंग्रेज़ी भाषा को हम रोमन लिपि में भी लिख रहे हैं, देवनागरी लिपि में भी लिख रहे हैं। यदि मुझे यहाँ पे उर्दू की फ़ारसी लिपि आती होती तो मैं यहाँ पे फ़ारसी लिपि भी आपको लिख कर बताती, या फिर सिख लोगों की गुरुमुखी लिपि आती होती तो मैं गुरुमुखी लिपि में भी आपको यही वाला सेंटेंस लिख कर बताती। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जहाँ एक और किसी भी भाषा को एक से अधिक लिपियों में लिखा जा सकता है, तो वहीं दूसरी ओर कई भाषाओं की एक ही लिपि भी हो सकती है। जैसे कि क्या, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से मैंने बताया है, हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि ऐसी कई भाषाएं हैं जिनकी देवनागरी लिपि होती है, अर्थात इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। आगे है विश्व में प्रचलित कुछ प्रमुख लिपियाँ। ठीक है, हमारे विश्व में कुछ प्रमुख लिपियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उनसे ही कई सारी भाषाएं निकली है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि कई सारी भाषाओं को इन लिपियों में लिखा जाता है। ठीक है, जिनमें है देवनागरी लिपि, ठीक है, जिसमें हमने अभी देखा हिंदी भाषा लिखी जा सकती है, संस्कृत भाषा लिखते हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, मराठी भाषा की भी देवनागरी लिपि है, नेपाली भाषा की भी देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसके बाद है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, यह हमारी इंडिया की सबसे प्राचीन लिपि है। इसके बाद है रोमन लिपि। रोमन लिपि मतलब कि ये जो हमने ABCD जो हमने देखी पीछे है ना, ये इस लिपि को हम क्या कहेंगे, रोमन लिपि कहेंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद फ़ारसी लिपि, मतलब उर्दू जिस लिपि में लिखते हैं या फिर फ़ारसी भाषा जिस लिपि में लिखते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फ़ारसी लिपि कहेंगे। सिरिलिक लिपि, सिरिलिक लिपि मतलब कि रशियन भाषा वगैरह जिस लिपि में लिखी रहती है उसे हम सिरिलिक लिपि कहेंगे। इसके बाद है चित्रलिपि। चित्रलिपि मतलब कि चाइनीज़ भाषा आपने देखी होगी, वो जो लिपि होती है उसे हम क्या कहेंगे, चित्रलिपि। ठीक है, या फिर प्राचीन काल की जो गुफाएं थी है ना, उनमें भी आकृतियाँ या चित्रों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया जाता है, तो उनकी लिपि कैसी होती है, चित्रलिपि होती है। ठीक है, फिर इसके बाद सिख लोग जिस लिपि में लिखते हैं उस लिपि को कहा जाता है गुरुमुखी लिपि। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कई सारी लिपियाँ होती हैं जो कि हमारे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों देवनागरी लिपि की विशेषताएं। बच्चों यहाँ पर मैं केवल देवनागरी लिपि की विशेषताएं ही बताऊंगी, बाकी लिपियों की विशेषताएं नहीं बताऊंगी। देवनागरी लिपि की विशेषता इसलिए बताऊंगी क्योंकि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और हमारे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, इसीलिए देवनागरी लिपि के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, जिनमें पहली विशेषता है देवनागरी लिपि एक भारतीय लिपि है। इसका उद्भव विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। बच्चों मतलब कि यहाँ पर यह बताया गया है कि देवनागरी लिपि जो है ये पूरी तरह से भारतीय लिपि है, और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि से ही हमारी इस देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, अर्थात विकास हुआ है। ठीक है बच्चों, इस देवनागरी लिपि में कई भारतीय भाषाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था हिंदी, संस्कृत, मराठी तथा विदेशी भाषाएं जैसे कि नेपाली इत्यादि लिखी जाती हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी विशेषता है यह लिपि बाएं से अर्थात लेफ्ट से दाएं अर्थात राइट तथा ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। ठीक है बच्चों, मतलब कि देखिए बाएं से मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। ठीक है, आपको लेफ्ट और राइट तो याद रहता है, लेकिन
आप इसे हिंदी में कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। आप ऐसा कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप अपने हाथों का आकार बनाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें स्मॉल बी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब कि हमें बी से क्या होता है, बायां, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्मॉल डी, ठीक है। तो डी से क्या होता है, दायां, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ये छोटी सी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, यह लिपि अर्थात देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं मतलब यहाँ से लिखना स्टार्ट होती है तो यहाँ पर लिखना ख़त्म होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, मतलब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से हम लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और फिर नीचे यहाँ पर अर्थात नीचे की तरफ आकर यह ख़त्म होती है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करते हैं फ़ारसी लिपि की, तो जो बच्चे मुस्लिम होंगे उन्हें पता होगा कि फ़ारसी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, मतलब इस तरह से लिखी जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाईं ओर, मतलब लेफ़्ट से राइट की ओर लिखी जाती है और ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है, ठीक है। इस तरह से लिखते हैं यहाँ, ठीक है। अगला पॉइंट है, मतलब तीसरा पॉइंट है, इसे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थात इसके उच्चारण में अर्थात बोलने में व लेखन अर्थात लिखने में एक रूपता है। मतलब कि बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो देवनागरी लिपि होती है इसे हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। अर्थात इसके उच्चारण में तथा लेखन में एक रूपता है। एक रूपता मतलब एक जैसापन है, ठीक है। इसलिए यह वैज्ञानिक लिपि कही या मानी जाती है, ठीक है। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं देवनागरी लिपि और रोमन लिपि की, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जैसे देवनागरी लिपि में मैं क लिख रही हूँ, ठीक है, और इसी क को हम रोमन लिपि में कैसे लिखेंगे, तो रोमन लिपि के लिए हमारे पास दो वर्ण आते हैं, एक तो के आता है और एक सी आता है, ठीक है। क को हम के से दर्शाते हैं इंग्लिश में अर्थात रोमन लिपि में, और सी से भी दर्शाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से हम लिखते हैं स, ठीक। तो हम इसके लिए स को हम सी से भी दर्शाते हैं, एस से भी दर्शाते हैं, ठीक है। बात करते हैं हम श की, ठीक है, श, ठीक है। तो रोमन लिपि की बात करते हैं तो इन दोनों को ही हम इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, हम कई बार रोमन लिपि में जब हम किसी भी भाषा का लिप्यंतरण करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें के लिखना चाहिए क की जगह पर कि सी लिखना चाहिए, लेकिन ऐसा हमारी देवनागरी लिपि में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसको हम जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम इसे लिखते हैं, अर्थात इसके बोलने में और लिखने में एक जैसापन है। तो इसी कारण से बच्चों इसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है या इसे माना जाता है कि यह वैज्ञानिक लिपि है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, इस लिपि में प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए केवल एक ही लिखित चिन्ह अर्थात वर्ण निर्धारित है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि देवनागरी लिपि में प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए, मतलब मुंह से निकली हुई प्रत्येक उच्चारित की हुई ध्वनि के लिए केवल एक ही लिखित चिन्ह अर्थात वर्ण निर्धारित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, देवनागरी लिपि में हम क ही लिखेंगे, हमें क बोलना है तो क लिखेंगे, ठीक है। स बोलना है तो हम स लिखेंगे, और श बोलना है तो हम श लिखेंगे, और श बोलना है तो हम श लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम रोमन लिपि की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क को के भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, स को सी भी लिखते हैं, एस भी लिखते हैं, श को हम एस एच लिखते हैं, ठीक है, या फिर श को हम
SH लिखते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि रोमन लिपि में बहुत सारी ध्वनियों के लिए अर्थात एक से ज़्यादा ध्वनियों के लिए एक ही वर्ण है, ठीक है। लेकिन हमारी देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है, ठीक है। क्लियर बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए केवल एक ही लिखित चिन्ह अर्थात वर्ण निर्धारित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस लिपि की पहचान एक क्षैतिज रेखा अर्थात आड़ी रेखा से होती है, जिसे शिरोरेखा कहा जाता है। अर्थात बच्चों यहाँ पर यह बताया गया है कि देवनागरी लिपि की पहचान क्या है। तो देवनागरी लिपि की पहचान है ये आड़ी रेखा जो आपको देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम, इस आड़ी रेखा को कहेंगे हम शिरोरेखा। जिस तरह से एक पेड़ होता है, पेड़ की डाली पर हमें पत्तियाँ, है ना, पत्तियाँ या फिर फूल वगैरह लटकते हुए मिलते हैं, उसी प्रकार से ये जो शिरोरेखा है, शिर मतलब कि सिर, रेखा मतलब कि लाइन, मतलब किस वर्णों के सिर पर लगी हुई लाइन मतलब रेखा को ही हम क्या कहेंगे, शिरोरेखा, जिसके सहारे हमारे वर्ण लटके हुए रहते हैं, ठीक है। इन्हें ही हम क्या कहेंगे, शिरोरेखा कहेंगे। तो यह हमारी देवनागरी लिपि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है, कि प्रत्येक जो हमारे देवनागरी लिपि के वर्ण होते हैं, केवल कुछ ही वर्णों को छोड़कर हर एक वर्ण अर्थात प्रत्येक शब्द के ऊपर शिरोरेखा खींची हुई होती है। केवल कुछ वर्णों के ऊपर शिरोरेखा नहीं खींची हुई होती है। जैसे कि यदि मैं बात करती हूँ थ की, ठीक है, तो थ की ये जो गोल आकृति है इसके ऊपर हम शिरोरेखा नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जल्दबाजी में हम लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बारी आती है श की, ठीक है। तो ये देखिए हम ये जो पाई है मतलब ये जो खड़ी डंडी है इसके ऊपर शिरोरेखा लगाते हैं, लेकिन ये जो गोल आकृति है इसके ऊपर हम शिरोरेखा नहीं लगाते। इसके बाद हम बात करते हैं ध की। तो देखिए यहाँ पर भी हम ये जो डंडी है मतलब पाई, इसे पाई कहा जाता है, इसके ऊपर हम शिरोरेखा लगाते हैं, लेकिन ये जो गोल है, ठीक है, ये जो गोल अक्षर है इनके ऊपर हम शिरोरेखा नहीं लगाते हैं। फिर एक और वर्ण है हमारे हिंदी में क्ष, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पाई है इसके ऊपर ही शिरोरेखा आएगी, बाकी इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं आएगी। लेकिन क्या है, हम जल्दी जल्दी लिखते हैं तो जल्दी जल्दी में हम ध्यान नहीं देते हैं और इनके ऊपर भी हम शिरोरेखा लगा देते हैं, ठीक है। यदि हम लगा देते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गोल वर्णों के ऊपर हम शिरोरेखा न लगाएं, उनकी पाई के ऊपर लगाएं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा गया है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी पहचान होती है उसकी शिरोरेखा, ठीक है, जिसके सहारे उसके वर्ण लटके हुए रहते हैं, ठीक है। यह रेखा प्रत्येक शब्द के ऊपर खींची हुई होती है, केवल कुछ वर्णों के ऊपर शिरोरेखा खींची नहीं होती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे है देवनागरी लिपि की विशेषता का अगला अर्थात छठा पॉइंट है बच्चों, देवनागरी लिपि में स्वरों एवं व्यंजनों अर्थात वर्णों का विभाजन वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया गया है, ठीक है बच्चों। मतलब कि यहाँ पर यह बताया गया है कि यदि हम हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला देखते हैं तो सबसे पहले हमें उसमें स्वर दिखाई देते हैं, ठीक है, अ से लेकर औ तक, ठीक है। इसके बाद बारी आती है अयोगवाह की, मतलब कि अम और अह की, ठीक है। इसके बाद बारी आती है व्यंजनों की, ठीक है। व्यंजनों में भी सबसे पहले स्पर्श व्यंजन आते हैं, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन आते हैं, उसके बाद ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारे देवनागरी लिपि में स्वरों एवं व्यंजनों को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर बहुत ही ध्यान से बांटा गया है। सबसे पहले स्वरों को रखा गया है क्योंकि स्वरों को आसानी से बिना किसी अन्य वर्ण की मदद से बोला जाता है। उसके बाद बारी आती है अयोगवाह की, ठीक है। अयोगवाह न ही पूरी तरह से स्वर होते हैं, न ही पूरी तरह से व्यंजन होते हैं, इनका स्थान बीच में होता है, इसलिए इन्हें बीच में रखा जाता है, अर्थात अम और अह है ना। हमारे अयोगवाह कौन से हैं, अम और अह। इसके बाद आती है बारी व्यंजनों की, ठीक है। व्यंजनों में पहले क वाली लाइन मतलब कंठ्य, फिर च वाली लाइन मतलब तालव्य, उसके बाद ट वाली लाइन मतलब मूर्धन्य, उसके बाद त वाली लाइन मतलब दंत्य और उसके बाद प वाली लाइन मतलब कि ओष्ठ्य, ठीक है।
इसके बाद अंतःस्थ, फिर लास्ट में आते हैं ऊष्मा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे व्यंजनों को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर जमाया गया है। ठीक है बच्चों, आगे है अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि की विशेषता का, कि इस लिपि में वर्णों को एक ही प्रकार से लिखा जाता है, अर्थात इसमें वर्णों को कैपिटल लेटर या फिर स्मॉल लेटर में लिखने का कोई नियम नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बताया गया है। यहाँ पर यह बताया गया है कि हमारी देवनागरी लिपि में वर्णों को एक ही तरह से लिखते हैं, इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में लिखने का किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, 8वां पॉइंट है देवनागरी लिपि की विशेषता का, देवनागरी लिपि में किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी ध्वनियों को अंकित किया जा सकता है। अंकित किया जा सकता है मतलब कि लिखा जा सकता है। ठीक है, आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि हम कॉपी लिखते हैं, COPY, है ना, कॉपी लिखते हैं, तो ये तो इंग्लिश शब्द है ना, अंग्रेज़ी भाषा का शब्द है, लेकिन हम इस तरह से हिंदी में कॉपी लिखते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ये वाला जो चिन्ह है बच्चों, ये पहले हमारे हिंदी में नहीं था, लेकिन बाद में इसे विकसित किया गया। क्यों विकसित किया गया? ताकि हम इस शब्द का अच्छे से उच्चारण कर पाए। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा ऑफिस, ठीक है, कॉलेज, ठीक है ना बच्चों, अर्थात ऑफिस को हम ऑफिस नहीं बोलेंगे, ना ही ऑफिस बोलेंगे, कॉफ़ी को ना ही हम कॉफ़ी बोलेंगे, ना ही काफ़ी बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे? कॉफ़ी बोलेंगे। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमें यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि देवनागरी लिपि में किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी ध्वनियों को अंकित किया जा सकता है। जैसे कि यदि हम उर्दू भाषा की बात करें तो उर्दू भाषा में ज़ एक वर्ण होता है। ये पहले वर्ण जो था ये हमारी देवनागरी लिपि में अर्थात हमारी हिंदी में नहीं था। ठीक है, बाद में इसे विकसित किया गया। क्यों विकसित किया गया? क्योंकि हमें इस वर्ण की आवश्यकता पड़ रही थी। ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर हम एक शब्द लिखते हैं जमाना। ठीक है, अब ये वाला जो जमाना है ये तो एक क्रिया हो गई, है ना, लेकिन हमें बोलना है उर्दू का ज़माना। ठीक है, ज़माना मतलब हमारा ये जो आजकल का समाज है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ज़माना कहेंगे। क्लियर? तो अब देखिए, इस वर्ण के कारण दोनों शब्द अलग अलग हो गए, है ना, इनका अर्थ भी अलग अलग हुआ। क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर ये बताया गया है कि देवनागरी लिपि में किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी ध्वनियों को अंकित किया जा सकता है। मतलब कि हमारी देवनागरी लिपि इतनी समृद्धशाली है, इतनी ज़्यादा विकासशील है कि ये नए वर्णों को विकसित करती जा रही है, ताकि हम किसी भी दूसरी भाषा के वर्णों को आसानी से अपनी देवनागरी लिपि में लिख सकें। क्लियर बच्चों? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है देवनागरी लिपि का 9वां पॉइंट। देवनागरी लिपि स्थिर व अपरिवर्तनीय लिपि न होकर एक गद्यात्मक लिपि है, अर्थात इसने अनेक नए लिपि चिन्हों को विकसित किया है। ठीक है, मतलब कि बच्चों यही बात जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 8 में बताई थी, ठीक है, इसी को ही डिटेल में बताया गया है। क्या बताया गया है कि देवनागरी लिपि स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होता है, मतलब ये रुकी हुई नहीं है, और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें नए बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसी है? एक गत्यात्मक लिपि है, मतलब कि गतिशील लिपि है, मतलब इसमें नए बदलाव होते रहते हैं और इसमें नए लिपि चिन्ह, ठीक है, लिपि चिन्ह मतलब कि नए वर्ण जो है या फिर नए चिन्ह जो हैं वो विकसित होते रहते हैं। क्लियर बच्चों? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है देवनागरी लिपि का आखिरी अर्थात 10वां पॉइंट। देवनागरी लिपि राइटिंग में, प्रिंटिंग में तथा टाइपिंग की दृष्टि से
कम स्थान घेरती है, जिस कारण कागज़ों की बचत होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि देवनागरी लिपि कम खर्चीली है। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट बहुत इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर यह बताया गया है बच्चों कि देवनागरी लिपि जो होती है इसमें लिखी हुई चीज़ें, ठीक है, अर्थात देवनागरी लिपि जो है वह राइटिंग में, प्रिंटिंग में तथा टाइपिंग में कम स्थान घेरती है। ठीक है, बाकी लिपियों की तुलना में कम स्थान घेरती है, जिसके कारण कागज़ों की बचत होती है। साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि स्याही की भी बचत होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि देवनागरी लिपि कम खर्चीली है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको लिपि, अनुवाद, लिप्यंतरण, इसके बाद में हमारे विश्व की कुछ प्रमुख लिपियाँ, ठीक है, इसके बाद देवनागरी लिपि के महत्वपूर्ण विशेषताएं, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें। ठीक है, आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।